डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वसूली खाता के बारे में पढ़ा था, फर्म के विघटन से संबंधित प्रविष्टि किस प्रकार से करनी। आज हम साझेदारों के पूंजी खाते, उसी चैप्टर में साझेदारों के पूंजी खाते में पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे देखिए, एक तो सामान्य संचय कोष का जो पंजी प्रविष्टि होता है वो, फिर लाभ का यहाँ पे लिखा है लाभ हानि खाते का शेष है, उसके हिसाब से पंजी प्रविष्टि क्या होगा, तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सामान्य संचय एवं कोषों के स्थानांतरण के लिए सबसे पहला जो पंजी प्रविष्टि होगा वो है सामान्य संचय खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाता से। इंग्लिश में इसको लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सामान्य संचय खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाता से होगा। ठीक है, सामान्य संचय साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित, मतलब सामान्य संचय की राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में क्या करेंगे, बांटेंगे। दूसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा वो होगा अवितरित लाभ के स्थानांतरण के लिए। अवितरित लाभ, तो उस लाभ को बांटेंगे तो यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता से करके लिखेंगे। साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट में आएगा तो लाभ हानि खाता विकलन समस्त साझेदारों के पूंजी खाता से हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अवितरित हानि के स्थानांतरण के लिए क्या होगा, तो समस्त साझेदारों के पूंजी खाता विकलन, यहाँ पे हानि है तो इसलिए समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन में आएगा। ठीक है, लाभ हानि खाते से। हानि और लाभ की स्थिति को जानना है कि लाभ होगा तो साझेदारों का जो पूंजी खाता है वो समाकलन में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और जब हानि होगी तो सभी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन में जाएगा, मतलब डेबिट में जाएगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर पूंजी खाते को बंद करना। यदि स्थिति विवरण में साझेदारों के चालू खाते दिए गए हैं तो उपयुक्त बताई गई समस्त प्रविष्टियां साझेदारों के चालू खाते में की जाएंगी, और साझेदारों के चालू खाते में करने के बाद चालू खाते के शेष को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। साझेदारों का चालू खाता बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आपको हमको समझना है कि पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर देखिए, पंजी प्रविष्टि में हमको सबसे पहले जो है, जब पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, इस स्थिति में कैसे पंजी प्रविष्टि करना है, तो हमको जो है साझेदारों का पूंजी खाता विकलन करना है, और बैंक या रोकड़ खाता से, या तो आप बैंक खाता से करके लिखेंगे या फिर रोकड़ खाता से करके लिखेंगे। तो साझेदारों का पूंजी वापस किया, साझेदारों का पूंजी वापस किया, इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि होगा जब पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, इस स्थिति में। ठीक है, मतलब साझेदारों का पूंजी वापस किया जाएगा उस स्थिति में। दूसरा है कि जब पूंजी खाते का डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है, मतलब विकलन पक्ष का योग ज़्यादा हो गया, ऐसी स्थिति में जो है बैंक या रोकड़ खाता से करके लिखेंगे। बैंक या रोकड़ खाता विकलन होगा, से नहीं होगा। यहाँ पे बैंक या रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से, साझेदारों के पूंजी खाते से पूंजी की कमी साझेदार जो है रोकड़ में लाए, पूंजी की कमी साझेदार रोकड़ में लाए। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि होगी। एक तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, पूंजी जो है बच रहा है, इसलिए हमने पूंजी को साझेदारों को बांटा, मतलब लाभ की स्थिति है समझिए, और यहाँ पर कमी की स्थिति है, इसलिए साझेदार जो है रोकड़ लेकर के आ रहे हैं। तो इन दोनों प्रविष्टियों को आपको समझना है। अब हम चलते हैं साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप, साझेदारों के पूंजी खाते का। तो ये देखिए, अब इसमें प्रारूप में हमको समझना है कि साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे है जितने भी चीज़ें हैं उसको हम एक एक करके समझते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं, तो पिछले जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने बताया था, पिछले जो चैप्टर का वीडियो है उसमें भी बताया था कि सबसे पहले हम शेष लाए गए लिखते हैं किसको, तो जो चिट्ठा में हमको साझेदारों का पूंजी दिया रहता है उसी से साझेदारों के पूंजी को शेष लाया करके उनके पूंजी को हम लिख देते हैं। जैसे मान लिया जाए एक्स वाई और जेड तीन साझेदार हैं, तो एक्स वाई और जेड के द्वारा कितना कितना पूंजी लाया गया उसको यहाँ पर लिख देंगे चिट्ठे में तीनों का। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर हमको लिखना है कि अविभाजित लाभ खाता को, अविभाजित लाभ खाता को, तो लाभ हानि है तो संचय का है तो संचिति कोष, महिला क्षतिपूर्ति कोष आदि, ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष आदि ये भी हो सकता है। ठीक, तो जो जो चीज़ें होती हैं उन सब को हमको एक्स वाई जेड के, अगर जो भी साझेदार रहेंगे एक्स वाई जेड, उन सब के में लिखना है। फिर वसूली खाते को, दायित्व पक्ष के लिए हम लिखेंगे वसूली खाता को, और यहाँ पर वसूली खाता को छूटे हुए दायित्व के लिए, मतलब दायित्व के लिए देख लीजिए, वसूली खाता को, वसूली खाता को छूटे हुए दायित्व के लिए और दायित्व के लिए हो गया। अब यहाँ पर हो गया वसूली खाता को, वसूली खाता को
ये है वसूली व्यय चुकाने पर, और यहाँ पे है वसूली खाता को करके प्रतिफल स्वरूप कमीशन दिया साझेदारों को उस स्थिति में, और रोकड़ या बैंक खाता को साझेदार द्वारा राशि लाई गई तब इस स्थिति में। आगे हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो एक एक चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। अभी केवल आपको एक समझाने के लिए इस प्रारूप को बता रहा हूँ। शेष लाया गया पूंजी आहरण संपत्ति पक्ष में पाए जाने पर, है ना, जो भी आहरण किए उसको लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है लाभ हानि खाता में करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके इसमें लिख देंगे लाभ हानि का जो रहेगा शेष। वसूली खाता से संपत्ति ली गई है तो, और यहाँ पर वसूली खाता से छूटी हुई संपत्तियाँ, मतलब साझेदार अगर संपत्ति लेते हैं तो उस स्थिति में, और वसूली खाता से छूटी हुई संपत्तियों को लिखा करेंगे। वसूली खाता से वसूली से हानि होगी तो इस स्थिति में, और यहाँ पर है रोकड़ या बैंक खाता से अंतिम भुगतान होगा उस स्थिति में। ठीक है, आगे हम जब इसके फॉर्मेट को बनाएंगे, जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, उसमें आपको एक एक चीज़ें जो है क्लियर होते जाएंगी। अभी केवल आपको केवल दिखाने के लिए इसको आपके सामने थोड़ा सा इसको रिमेंबर करना है हमको। अब उसके बाद हम चलते हैं साझेदारों के ऋण खाते। तो साझेदारों के ऋण खाते में देखिए क्या क्या है। तो साधारणतः आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म को ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ऋणों का भुगतान ऋणदाताओं को भुगतान करने के बाद किया जाता है या किया जाएगा। मतलब ऐसे ऋणों का भुगतान जो है ऋणदाताओं को भुगतान करने के बाद किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पहले जो बाय है, जो दायित्व है, उनका भुगतान करने के बाद जो है इन ऋणदाताओं को, मतलब जो साझेदार जो ऋण उपलब्ध कराए उनका भुगतान होगा। साझेदार के ऋण खातों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। क्योंकि ये ऋण बाह्य दायित्वों से भिन्न होते हैं, इनका सीधा भुगतान किया जाता है। इसलिए हम लिखेंगे साझेदारों का ऋण खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से। इनको वसूली खाते में नहीं डालते हैं साझेदारों ऋण खाता, क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता, ये आंतरिक खाता है, इसलिए तो यहाँ पर साझेदारों का ऋण खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से करके डायरेक्ट भुगतान करेंगे। साझेदारों के ऋण की राशि का भुगतान किया। आप देखिए साझेदारों के ऋण खाते का प्रारूप क्या होगा। डेबिट क्रेडिट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट इस प्रकार से बैलेंस शेष लाया गया गिवन इन बैलेंस शीट। ठीक है, और उसके बाद मतलब जो भी राशि दिया गया है उसका, और उसका भुगतान जो किया गया उसको इधर लिखेंगे कैश या बैंक खाता से या रोकड़ या बैंक खाता से करके। ठीक है, अब हम चलते हैं रोकड़ बैंक अथवा रोकड़ खाता। बैंक अथवा रोकड़ खाता क्या होता है। तो समापन के अवसर पर बैंक अथवा रोकड़ खाता खोला जाता है। जब हम समापन करेंगे उस समय कौन सा खाता खोला जाएगा, रोकड़ या बैंक अथवा रोकड़ खाता खोला जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में प्रारंभिक शेष संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि, मतलब पहले से जो रोकड़ है उसको लिखेंगे, संपत्ति जो बेचे उससे जो राशि प्राप्त होगी उसको लिखेंगे, साझेदारों द्वारा लाई गई राशि उसको लिखेंगे, तथा क्रेडिट पक्ष में विभिन्न व्ययों और दायित्वों के भुगतान तथा अंत में साझेदारों को दी गई राशि लिखी जाती है। ठीक है, क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। इस प्रकार यह रोकड़ खाता साझेदारों को भुगतान करने के बाद स्वतः ही बंद हो जाता है। यदि प्रश्न में दोनों ही शेष दिए हों तो सुविधा की दृष्टि से दोनों में से एक खाता रखा जाना चाहिए। इस हेतु रोकड़ को बैंक में जमा कर देना चाहिए अथवा बैंक से पूरी रकम निकालकर सभी व्यवहार रोकड़ से करने चाहिए। मतलब रोकड़ शेष और बैंक शेष दोनों दिए अगर प्रश्न में, तो एक खाता को हमको बंद करना है, या तो रोकड़ खाता ओपन करना है या फिर बैंक खाता ओपन करना है। ठीक है, दोनों में से एक खाता खोल करके, जैसे रोकड़ को बैंक में जमा कर देंगे और बैंक से ही भुगतान करेंगे सारी चीज़ों का, या हम जितने भी राशि बैंक में है उसको निकाल करके सभी को रोकड़ के माध्यम से भुगतान करेंगे। तो ये रोकड़ खाता बनेगा या फिर बैंक खाता बनाएंगे। तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए, रोकड़ खाता या बैंक खाते का प्रारूप। तो रोकड़ खाते या बैंक खाते का प्रारूप में देखिए सबसे पहले बैंक अथवा क्या लिखा है, कैश अकाउंट, मतलब बैंक ऑब्लिक है कैश अकाउंट, मतलब बैंक खाता से या रोकड़ खाता से बैलेंस ट्रांसफर, रोकड़ या बैंक खाता से शेष हस्तांतरण। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वसूली खाता से संपत्ति की जो बिक्री होगी उससे जो भी राशि प्राप्त होगी उसको लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इधर और भी है, वसूली खाता से छूटी हुई संपत्ति से जो राशि प्राप्त होगी उसका लेखा यहाँ पर करेंगे। वसूली खाते से करके जो भी राशि छूटी हुई संपत्ति को विक्रय से जो प्राप्त होगी उस राशि को साझेदारों के ऋण खातों से साझेदारों को ऋण लौटाने पर, और यहाँ पर है साझेदारों का पूंजी खाता से आहरण की स्थिति में साझेदारों का पूंजी खाता से पूर्ण रूप से अंतिम भुगतान, ये स्थिति होगी। अब इधर देख लेते हैं हम वसूली खाता वसूली व्यय का भुगतान करेंगे तो समाकलन पक्ष में जाएगा। वसूली दायित्वों का, वसूली खाता को मतलब दायित्वों का भुगतान करेंगे तो वसूली खाता को करके छूटी हुई दायित्वों का भुगतान करने पर, और साझेदारों के ऋण खाता को देखिए
दायित्वों का पहले भुगतान करेंगे, बाह्य दायित्वों का, उसके बाद साझेदारों के ऋण खातों का भुगतान करेंगे, फिर साझेदारों का पूंजी खाते या पूंजी या खातों को, मतलब चालू या पूंजी खाता को लिखा है ना, तो साझेदारों द्वारा लाई गई राशि। ठीक है, इस स्थिति में होगा। अब हमको जब क्वेश्चन बनाएंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। अभी आप थोड़ा सा समझते जाइए इन चीज़ों को, बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी को आप समझेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे ढंग से बनेगा, आपके सारे जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएंगे। ख्याति का लेखांकन, यदि स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में ख्याति को एक संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाया गया है और उससे कुछ वसूली होती है, तो मतलब ख्याति को हम नहीं दर्शाए हैं पुस्तक में, तो ऐसी स्थिति में रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से ख्याति के विक्रय से प्राप्त राशि प्राप्त होने पर राशि। ठीक है, उसी प्रकार यदि कोई साझेदार ख्याति को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो साझेदार का पूंजी लेखा विकलन, साझेदार का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से, जैसे हम उस समय संपत्ति को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है तो लिखते हैं, वैसे ही राशि इसमें ख्याति के विक्रय से लिखेंगे। ठीक है, ख्याति की बिक्री से जो राशि प्राप्त होगी तो रोकड़ या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। अगर कोई साझेदार लेगा तो रोकड़ साझेदारों का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। और तीसरा लिखा है कि यदि स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष में ख्याति दर्शाया गया हो तो उसी मूल्य पर अन्य संपत्तियों की भांति उसका हस्तांतरण वसूली खाते में कर देना चाहिए। मतलब पहले ख्याति को हम वसूली खाता के अंतर्गत डालेंगे तो वसूली खाता विकलन ख्याति खाता से, और जब हम उससे जो राशि प्राप्त होगी तो उसको अब सेम ऐसे ही लिखा होगा, रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। क्लियर। अब चलते हैं हम पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर। तो क्या होता है पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि पुनर्मूल्यांकन खाता जो है यह खाता नए साझेदार के प्रवेश, मृत्यु या निवृत्ति के समय बनाया जाता है, जबकि वसूली रोकीकरण या नकदी खाता कब बनाया जाता है, यह खाता फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। ठीक, पुनर्मूल्यांकन यह खाता संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन हेतु बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो उसमें कमी या वृद्धि का लेखा करते हैं पुनर्मूल्यांकन में, जबकि इसमें क्या होता है वसूली खाता में, तो वसूली खाता में यह खाता संपत्तियों की वसूली एवं दायित्वों के भुगतान के लिए बनाया जाता है। मतलब जितनी भी संपत्तियां हैं उनको हम बेचेंगे और वसूली करेंगे उनसे और दायित्वों का भुगतान करेंगे, इसके लिए बनाया जाता है। ठीक है। और तीसरा है पद्धति, तो यह संपत्तियों एवं दायित्वों में मूल्य में वृद्धि या कमी की राशि से बनाया जाता है। मतलब जो भी कमी होगी संपत्तियों में और दायित्वों में उस अंतर की राशि को ही यहाँ पे लिखा जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता में। जबकि इसमें क्या होता है वसूली खाता में उनके पुस्तकीय मूल्य पर स्थानांतरित कर लिखा जाता है। मतलब जो भी उनके क्वेश्चन में दिया रहेगा पुस्तकीय मूल्य, जो भी क्वेश्चन में दिया है, जो भी राशि दी है, उसी राशि को हम क्या करते हैं वसूली खाते के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, और उनको ट्रांसफर कर देते हैं उनको वसूली खाते में। फिर लिखा है चौथा व्यय। चौथा व्यय, तो व्यय का क्या होगा, तो पुनर्मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं होता है, पुनर्मूल्यांकन पर किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता, जबकि संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों के भुगतान में व्यय होता है। संपत्तियों के विक्रय दायित्वों के भुगतान में व्यय होता है, जिन्हें वसूली व्यय कहते हैं। पांचवा लिखा है बारंबारता, तो पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जाता है, जबकि वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है, जब फर्म को जो है समाप्त किया जाता है, फर्म का विघटन होता है, उसी समय वसूली खाता बनाया जाता है। लाभ हानि का विभाजन, तो इस खाते से लाभ प्राप्त लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। जितने भी साझेदार रहेंगे पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ हो या हानि होगी उसको बांट देंगे। इस खाते से प्राप्त लाभ या हानि को सभी साझेदारों को उनके लाभालाभ अनुपात में बांटा जाता है। इसके बाद है खातों पर प्रभाव, तो संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते बंद नहीं होते हैं, जबकि क्या बोलते हैं वसूली खाते के अंतर्गत समस्त संपत्तियों और दायित्वों के खाते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये जो है आपका पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता के अंतर्गत अंतर है। वसूली खाता इसी को हम रोकीकरण खाता के नाम से जानते हैं, इसी को नकदीकरण खाता के नाम से जानते हैं। तो तीनों का जो अर्थ है केवल एक ही है, यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम चलेंगे जनरल प्रविष्टि को और समझेंगे कि जनरल प्रविष्टि किस प्रकार से की जाएगी। तो सबसे पहले जो है एक पंजी प्रविष्टि को हम समझेंगे कि ये पंजी प्रविष्टि किस तरह से बनेगा और
उसके बाद हम आगे के प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से समझते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पी और क्यू के वसूली खाते में संपत्तियों एवं बाहरी दायित्वों के स्थानांतरण से संबंधित निम्न व्यवहारों के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। यहाँ पर पंजी प्रविष्टि करने के लिए बोल रहा है 12,000 के बैंक ऋण का भुगतान किया गया। बैंक ऋण का 12,000 का भुगतान किया गया। क्यू के द्वारा 16,000 रुपये का स्टॉक लिया गया। 4,000 रुपये के लेनदारों का भुगतान पी के द्वारा किया गया। पुस्तकों में न दर्शाई गई संपत्तियों को 1200 में बेचा गया। क्यू के द्वारा 2,000 रुपये के वसूली व्यय का भुगतान किया गया। वसूली खाते का लाभ 36,000 था, जो पी और क्यू में 5/4 में बांटा जाना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पी और क्यू के वसूली खाते में संपत्तियों और बाहरी दायित्वों के स्थानांतरण से संबंधित निम्न व्यवहारों के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो स्थानांतरण से संबंधित बोल रहे हैं 12,000 के बैंक ऋण का भुगतान किया गया। तो हम यहाँ पर पंजी प्रविष्टि जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहला वाला का वसूली खाता विकलन, वसूली खाता विकलन बैंक खाता से, वसूली खाता विकलन बैंक खाता से या रोकड़ खाता से भी लिख सकते हैं। तो वसूली खाता विकलन बैंक खाता से लिख सकते हैं या रोकड़ खाता से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वसूली खाता विकलन बैंक खाता से, क्योंकि बैंक से संबंधित तो बैंक में जा करके पैसा जमा करेंगे। तो वसूली खाता विकलन बैंक खाता से बेइंग द पेमेंट ऑफ बैंक लोन मेड, है ना। यहाँ पर बैंक लोन का पेमेंट किया गया, बैंक लोन का पेमेंट किया गया। ये बैंक ऋण का भुगतान करने पर, मतलब बैंक ऋण भी एक प्रकार का क्या दायित्व है, उस दायित्व का भुगतान करेंगे तो वसूली खाता खुलेगा। वसूली खाते के अंदर क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं उसको हमने कहाँ डाल दिया था, वसूली खाते में, इसलिए जब भी भुगतान होगा तो वसूली खाता विकलन बैंक खाता से होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं, जैसे साझेदारों का ऋण रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, साझेदारों का ऋण खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है इसलिए ऐसा लिखा रहा है। लेकिन हम जब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर जैसे वसूली व्ययों का भुगतान के लिए और वसूली व्यय साझेदार द्वारा लेने पर है ना, यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए अघोषित दायित्व, जैसे ये दायित्व है तो क्या लिखा यहाँ पर, वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता। अघोषित दायित्व के लिए उसी प्रकार, घोषित दायित्व के लिए भी उसी प्रकार का होता है। यहाँ पर विभिन्न दायित्व खाता को डाल दिए पहले, और उसके बाद ये देखिए बैंक का, यहाँ पर है, एक मिनट ना, हाँ, ये वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से दायित्वों का नगद भुगतान। यहाँ पर जो फर्म बैंक से हमने लोन लिया वो भी क्या है, दायित्व है, इसलिए वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से दायित्वों का नगद भुगतान करने पर, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा जो पंजी प्रविष्टि है, क्यू के द्वारा 16,000 रुपये का स्टॉक लिया गया। तो क्यू के द्वारा लिया गया स्टॉक, लिया गया स्टॉक क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति को कोई भी साझेदार अगर लेता है तो संपत्ति को, तो यहाँ पर देखिए संपत्ति को किसी साझेदार द्वारा लेने पर क्या हो जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। तो हमने यहाँ पर वही किया, क्यू का कैपिटल अकाउंट, मतलब साझेदार कौन है, क्यू है, क्यू ने लिया इसलिए क्यू का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पंजी प्रविष्टि क्या लिखा है कि 4,000 रुपये के लेनदारों का भुगतान पी द्वारा किया गया। लेनदारों का भुगतान, लेनदार क्या है, दायित्व है, और दायित्व को कौन कर रहा है, भुगतान पी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पंजी प्रविष्टि दायित्वों को किसी साझेदार द्वारा लेने पर, दायित्व किसी साझेदार द्वारा, मतलब दायित्व को भुगतान करने का जिम्मेदारी कोई साझेदार ले रहा है, और कौन कर ले रहा है, पी ले रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वसूली खाता विकलन पी के पूंजी खाता। यहाँ पे साझेदार है तो साझेदार कौन सा साझेदार, तो पी के पूंजी खाता से, साझेदार का नाम लिख देंगे तो पी के पूंजी खाता से। और यहाँ पर देखिए यही लिखा गया है वसूली खाता विकलन पी के पूंजी खाता से, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, मतलब पी के पूंजी खाता से हो गया। अब एक और पंजी प्रविष्टि देखते हैं। यहाँ पे पुस्तकों में न दर्शाई गई संपत्ति को 1,200 रुपये में बेचा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, न दर्शाई गई मतलब अघोषित संपत्ति है, जिसको हमने पुस्तक में नहीं लिखा, मतलब अघोषित संपत्ति मानेंगे। तो ऐसे को 1,200 रुपये में बेचा। 1,200 में बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रोकड़ आएगा। लेकिन इन संपत्तियों को भी जब हम पंजी प्रविष्टि करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि अघोषित संपत्ति के पक्ष में और अघोषित संपत्ति का विक्रय करने पर, तो यहाँ पर देखिए रोकड़ या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। अघोषित संपत्ति को बेचेंगे तो भी रोकड़ या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से लिखेंगे। और यहाँ पर भी उसी चीज़ को लिखा है चौथा में, रोकड़ या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। द रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब अनरिकॉर्डेड मतलब जो रिकॉर्ड में नहीं है, अघोषित है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा। इसको भी बेचेंगे तो हमको रोकड़ प्राप्त होगा, इसलिए रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन क्या बोलते हैं, वसूली खाता से हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम
क्यू के द्वारा 2000 रुपये के वसूली व्ययों का भुगतान किया गया। तो यहाँ पर दायित्व है 2000 रुपये का, 2000 के वसूली को मतलब वसूली व्यय को कौन देगा, क्यू देगा। तो यहाँ पर हमने एक पढ़ा था कि कोई भी साझेदार दायित्वों को किसी साझेदार द्वारा लेने पर मतलब दायित्व का भुगतान साझेदार स्वयं करना चाह रहा है क्यू, तो हम लिख देंगे वसूली खाता विकलन क्यू के पूंजी खाता से। और यहाँ पर भी वही होगा, वसूली खाता विकलन क्यू के पूंजी खाता से। देख लीजिए 2000 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वसूली खाते का लाभ 36,000 रुपये था, जो और पी और क्यू के द्वारा 5/4 में बांटा जाना है। तो 36,000 को 5/4 में बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 36,000 गुणित 5/9 कर दीजिए। तो 1 कर 9 एकम 9 चौक 4 5 6 20, एक जने का कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। ये देखिए पी का, और क्यू का कितना आ जाएगा 16,000 रुपये, ठीक है। उसको आप निकाल लीजिएगा 36,000 का। तो ये क्या हो रहा है, लाभ है। लाभ को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर लाभ रहेगा तो हम क्या करेंगे, साझेदारों का लाभ की स्थिति में ये देखिए लाभ की दशा में निम्न पूंजी प्रविष्टि होगी, वसूली खाता विकलन साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से। यहाँ पर हम वसूली खाता विकलन करेंगे, साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से करके लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा देखिए वसूली खाता विकलन पी के पूंजी खाता से और क्यू के पूंजी खाता से। यहाँ पे दो खाते हैं पी का और क्यू का, और 5/4 में बांटे, इसलिए हमने 36,000 को 5/4 में बांट दिया। तो इस प्रकार से जो है पूंजी प्रविष्टि होगी। ये सारी पूंजी प्रविष्टि आप देखिए, वो सारा हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इसी डिस्कस के आधार पर हमने यहाँ पर बना करके आपको बताया कि किन किन चीज़ों को कैसे हमको मैनेज करना है। तो सारी चीज़ें पहले तो हम वसूली खाते के अंतर्गत डालेंगे, और जो भी भुगतान होगा वसूली खाता विकलन करके लिखेंगे, और प्राप्ति होगी तो वहाँ पे रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, एकदम सिंपल है, क्वेश्चन बनाना आसान है इसका। तो इसमें कहीं पर किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट होती है तो आप कमेंट में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो हो सकता है मेरे से भी समझाने में त्रुटि होती होगी, लेकिन आप लोग एक बार वीडियो को अवश्य देखिए, एक दो बार, तो आपको भी चीज़ें जो है क्लियर होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।